तो functions of the autonomic nervous system. The autonomic nervous system is involved in many complex involuntary reflex activities. जैसे कि इसके नाम से जाहिर है ये involuntary या automatic functions जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उनको ये सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. In this case, the reflex action is rapid contraction or inhibition of contraction of involuntary smooth and cardiac muscle और ग्लैंडुलर सिक्रीशन. इसमें हमारे पास क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होता है इसके फंक्शंस का, या तो किसी ग्लैंड से कोई सिक्रीशन निकलेगी या वो इनहिबिट होगी, या फिर जो कोई मसल है इनवॉलेंट्री मसल जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे दिल के मसल्स हो गए या स्मूथ मसल्स जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ट्रैक के में हैं, उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन है या इनहिबिशन है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. These activities are coordinated subconsciously in the brain. सबकॉन्शियसली होती हैं, हमें पता भी नहीं होता बॉडी में सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं. दैट इज़ बिलो द लेवल ऑफ द सेरिब्रम. ये पहले भी बात डिस्कस हुई थी कि जो सेरिब्रम की एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे कंट्रोल में होती हैं. जो सेरिब्रम से नीचे नीचे लेवल की ब्रेन के पार्ट्स में हों, जैसे सेरिबेलम हो गया, पोन्स, मेडुला वगैरह हो गया, वो फंक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते. सम सेंसरी इनपुट डज रीच कॉन्शियसनेस एंड मे रिजल्ट इन टेम्परेरी इनहिबिशन ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन. कुछ सेंसरी इनपुट ऊपर कॉन्शियसनेस तक, सेरिब्रम लेवल तक पहुंचती है जो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये प्रोसेस हो रहा है, पर हमारे कंट्रोल में नहीं होता. जो सेंसरी इनपुट कुछ आए उससे वक्ती तौर पे हम कंट्रोल कर सकते हैं. कैसे? फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्स मैच्योरेशन कैन बी इनहिबिटेड टेम्पोरेरीली. जैसे ही आपका यूरिनरी ब्लैडर फिल होगा तो अब जो यूरिन ने पास आउट करना है वो किसका काम है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम है. पर आपको एक अवेयरनेस थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी कि आपको यूरिन पास करने की ज़रूरत है, तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं कुछ देर तक. द मेजॉरिटी ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स आर सप्लाइड बाय बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स. आपको पता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की हमने दो ब्रांचेज है, सिंपैथेटिक है एंड पैरासिम्पैथेटिक. तो ऑलमोस्ट हर बॉडी ऑर्गन्स को दोनों नर्व सप्लाई कर रही होती हैं और इनका फंक्शन क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट होता है. एक अगर सिंपैथेटिक एक चीज़ को ज़्यादा कर रही है तो पैरासिम्पैथेटिक उसको फिर कम करेगी. तो ये बैलेंस क्यों होता है? ताकि ऑप्टिमम फंक्शनिंग मीट्स बॉडी नीड्स एट एनी मोमेंट. आपकी जो बॉडी है उसका फंक्शन जो है वो अपने फुल एक्सटेंड पे हो. माइक ज़रा बंद कर दीजिएगा. तो पहले हमारे पास आते हैं ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस. जैसे कि हमने स्पाइनल रिफ्लेक्सेस कुछ पढ़े थे, इस तरह ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस भी होते हैं जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं. These include the pupillary light reflex when the pupil immediately constricts in response to bright light preventing retinal damage. ये जो रिफ्लेक्स है मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ. ये हमारे पास एक आंख है, ये जो आपको सेंटर में ब्लैक नज़र आ रहा है इसको हम प्यूपिल बोलते हैं. इसका साइज़ कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है. अब कितनी लाइट आंख में इंटर हो रही है वो इस प्यूपिल के कंट्रोल में होती है. अब जैसे जो लाइट आ रही होगी प्यूपिल के सामने से होगी वही आंख के अंदर जाएगी, जो लाइट इधर आके लग रही होगी वो आंख के अंदर नहीं जा सकती. तो जो एंट्री है इनटू द आई वो क्या है? प्यूपिल. प्यूपिल एक समझ लें अब दरवाज़ा है जिसके थ्रू कोई लाइट जो है वो आंख के अंदर जाएगी. तो जब आप ज़्यादा लाइट जैसे टॉर्च होगी उससे लाइट आंख की तरफ मारेंगे तो अब वो जो लाइट है वो ज़रूरत से ज़्यादा है, तो आपका जो प्यूपिल है ये ऑटोमेटिकली कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, सुकड़ जाएगा, ताकि जो लाइट है वो अंदर कम जाए. क्योंकि अगर ज़्यादा लाइट जाएगी तो आंख के अंदर जो लेयर्स हैं उनको डैमेज कर देती हैं. ये जो प्रोसेस है कि जब लाइट आई प्यूपिल ने ऑटोमेटिकली कॉन्स्ट्रिक्ट कर लिया, इसको हम क्या कहते हैं? प्यूपिलरी रिफ्लेक्स. और ये किसकी एग्जांपल है? ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस की. ये हमें पता भी नहीं होता, ये खुद ही रिफ्लेक्स चल रहा होता है. ये क्लियर हो गया? इसको रिपीट कर दूं? सर रिपीट करें. अच्छा, मैं इसको ना ड्रॉ करता हूँ ताकि थोड़ा और बेहतर आपको समझ आए. ये हमारे पास आई है लेट्स सपोज, तो ये सेंटर में है हमारे पास ये ब्लैक वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल. अब यहाँ से आपने कोई टॉर्च ली लेट्स सपोज और उससे आपने लाइट मारी, ये लाइट आ रही है आंख की तरफ. अब ये जो आंख के अंदर वाली लेयर्स है ना ये बड़ी सेंसिटिव होती हैं, इनमें अगर ज़्यादा लाइट पड़ेगी तो ये डिस्ट्रॉय भी हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं. तो अब ये जो लाइट प्यूपिल के सामने है सिर्फ यही आंख के अंदर जा सकती है. जैसे ये लाइट आ रही है तो ये आंख के अंदर चली जाएगी. ये लाइट है जो प्यूपिल से बाहर है, ये आप समझ लें इस रीजन पे पड़ रही है.
ये आँख के अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि आँख के अंदर एंट्री हमारे पास क्या है, प्यूपिल है, प्यूपिल के थ्रू ये लाइट अंदर जाती है। अब ये लाइट रे आ रही है तो ये आँख के अंदर नहीं जा सकती, यहीं पे स्ट्राइक करेगी। तो प्यूपिल कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट अंदर जाएगी। अब अगर इसी आँख के सामने ये इसका इतना प्यूपिल था, आपने बिल्कुल सामने यूँ लाइट रख दी टॉर्च से, जिससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा लाइट अंदर की तरफ जा रही है। अब इतनी लाइट अगर आँख के अंदर जाएगी तो आँख को डैमेज कर सकती है। जैसे ही अब इतनी ज़्यादा लाइट इतनी करीब आँख के रखेंगे तो फ़ौरन क्या होगा, आपका जो प्यूपिल है ये बिल्कुल सिकुड़ जाएगा, छोटा सा हो जाएगा। उससे क्या होगा, सिर्फ अब ये जो सेंट्रल रे थी यही आँख के अंदर पास आउट हो सकेगी, जो ये वाली लाइट रे है ये नहीं जा सकेगी, इसी तरह जो नीचे वाली है वो भी नहीं जा सकेगी। तो ओरिजिनली आप ये समझ लें, इस एग्जांपल में 5 लाइट रेज इंटर हो जाती हैं अगर प्यूपिल का वही साइज़ रहता, पर जैसे ही तेज़ लाइट आई है तो प्यूपिल बिल्कुल सिकुड़ गया है और सिर्फ उसने एक लाइट रे को जाने दिया है, 4 जो हैं वो आँख के अंदर नहीं जा सकें। अगर ये चली जाती हैं तो ये पीछे आपकी आंख को डैमेज कर सकती थी। तो ये जो प्रोसेस है कि प्यूपिल खुद अपना साइज़ छोटा कर ले इन रिस्पॉन्स टू ब्राइट लाइट, इसको हम क्या कहते हैं, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स या प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स कहते हैं। और ये किसकी एग्जांपल है, ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस की। ये जो लाइट रिफ्लेक्स है किसके कंट्रोल में है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में। क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ है, ये रिपीट कर दूं? जी सर, जी सर क्लियर हो गया। ठीक हो गया। ये जो रेटिना है ये हमारी आंख की इनर मोस्ट लेयर होती है और ये सेंसिटिव होती है टू लाइट रेज। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने कहा इसकी 2 टाइप्स होती हैं, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। तो उनका क्या, किस तरह वो काम करते हैं। तो जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, इट प्रिपेयर्स द बॉडी टू डील विद एक्साइटिंग एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए में या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा बॉडी में, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेथनिंग इट्स डिफेंसेज इन टाइम्स ऑफ डेंजर एंड इन एक्सट्रीम्स ऑफ इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर एकदम बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क आ जाए, बहुत गर्म इलाके से बहुत सर्द इलाके में एकदम चले जाएं तो आपको कौन सा सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, सिंपैथेटिक। आपकी किसी से लड़ाई हो रही है, कोई डेंजर आपको फील हो रहा है, डरे में फियर है, कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा, सिंपैथेटिक। अ रेंज ऑफ इमोशनल स्टेट्स फॉर एग्जाम्पल फियर, एम्बेरसमेंट एंड एंगर आल्सो कॉज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। द एड्रीनल ग्लैंड्स, ये एड्रीनल ग्लैंड्स कहाँ होते हैं, जो किडनीज़ के ऊपर होते हैं, आर स्टिमुलेटेड टू सिक्रेट द हार्मोन्स एड्रेलिन एंड नॉर एड्रेलिन। ये 2 हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, ये तो हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं एंडोक्राइन में। एड्रेलिन और नॉर एड्रेलिन ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेट करते हैं और ये 2 हार्मोन्स जो हैं सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और इसके इफेक्ट को प्रोलॉन्ग करते हैं। These hormones potentiate and sustain the effects of sympathetic stimulation. It is said that sympathetic stimulation mobilizes the body for fight or flight. ये बॉडी को किसके लिए तैयार करती है, या फाइट के लिए या फिर फ्लाइट के लिए। The effects of stimulation on the heart, blood vessel and lungs enable the body to respond by preparing it फॉर एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज एकदम एक्सटेंसिव शुरू कर दें तो इसका जो इफेक्ट होता है सिंपैथेटिक का, हार्ट पे कुछ और होगा, ब्लड वेसल्स पे कुछ और होगा, लंग्स पे कुछ और होगा। क्या होगा वो भी हम डिटेल आके कमिंग स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। एडिशनल इफेक्ट्स और एन इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट। एक्सरसाइज आप ज़्यादा कर रहे हो तो मेटाबॉलिज्म को भी ये बढ़ा देगा सिंपैथेटिक सिस्टम और कन्वर्जन कर देगा ग्लाइकोजन की ग्लूकोज में। हमने पढ़ा था कि लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ये एनर्जी रिजर्व्स होते हैं। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए तो लीवर से ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करके ग्लूकोज में ब्लड में भेज देता है। ये किसका काम है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी का। ड्यूरिंग एक्सरसाइज फॉर एग्जांपल फाइटिंग और रनिंग अवे व्हेन ऑक्सीजन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्केलेटल मसल्स आर ग्रेटली इंक्रीज्ड, दीज चेंजेस इनेबल द बॉडी टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू मीट द इंक्रीज्ड एनर्जी डिमांड। अब आप किसी से लड़ रहे हैं या आप कहीं भाग रहे हैं किसी से, तो अब आपके मसल्स जो हैं स्केलेटल मसल्स ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जब ये ज़्यादा काम कर रहे हैं, इन्हें ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए और इनको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। तो एनर्जी वगैरह से कैसे मिलेगी कि जो स्टोर ग्लाइकोजन बॉडी में होगा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ग्लूकोज ब्लड में आ जाएगा और बॉडी इस ग्लूकोज को इस्तेमाल करेगी। और ऑक्सीजन जो है उससे ये होगा कि आपका रिस्पिरेटरी रेट तेज़ हो जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जा सके। Next, parasympathetic stimulation. It has a tendency to slow down body processes except digestion and absorption of food and the functions of the
जेनिटो यूरिनरी सिस्टम्स। अब ये जो है ना पैरासिम्पथेटिक, इसका क्या काम है, ये हर फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है। सिर्फ 2-3 फंक्शंस ऐसे हैं जिनको ये इंक्रीज़ करता है, जिन्हें ये प्रोसीड करता है। उसमें हमारे पास कौन से, डाइजेशन है, डाइजेशन की प्रोसेस को ये इंक्रीज़ कर देगा, या जेनिटो यूरिनरी सिस्टम है उसको भी ये इंक्रीज़ कर देगा। उसके अलावा और जितने भी प्रोसेस है उनको ये स्लो कर रहा होता है पैरासिम्पथेटिक। इट्स जनरल इफेक्ट इज़ दैट ऑफ ए पीस मेकर, ये पीस चाहता है कि बॉडी में सुकून रहे, allowing restoration processes to occur quietly and peacefully. Normally the two systems function together, maintaining a regular heartbeat, normal temperature and an internal environment compatible with the immediate external surroundings. दोनों आपस में साथ काम कर रहे होते हैं, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, और एक बॉडी में बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। अभी हम वन बाय वन देखेंगे। जैसे अब ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है तो इस पर सिंपैथेटिक का क्या इफेक्ट होता है, फिर पैरासिम्पैथेटिक का क्या इफेक्ट होता है, इसी तरह फिर रिस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या होगा, और जितने भी बॉडी के सिस्टम है सब पे हम वन बाय वन इफेक्ट देखेंगे। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे अब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का क्या काम है, इट इंक्रीजेज द रेट एंड फोर्स ऑफ द हार्ट बीट। आपकी जो हार्ट बीट है उसको ये बढ़ा देगा और उसकी फोर्स को भी ये बढ़ा देता है। पैरासिम्पैथेटिक अब इसका उलट काम होगा, वो इसको कम कर देगा। डायलेट्स द कोरोनरी आर्टरीज इंक्रीजिंग द ब्लड फ्लो टू कार्डियक मसल। कोरोनरी आर्टरीज वो होती हैं जो आपकी हार्ट को सप्लाई कर रही हों, उनको ये डायलेट कर देता है। डायलेट कर देगा तो ज़्यादा ब्लड दिल की तरफ आएगा ताकि दिल एक्टिवली पंप कर सके। डायलेट्स द ब्लड वेसल्स सप्लाइंग स्केलेटल मसल इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशनल मटीरियल्स एंड द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स थस इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ द मसल टू वर्क। अब ये सिंपैथेटिक सिस्टम कब एक्टिवेट हुआ होता है, जब आप किसी फाइट में हो। तो फाइट में होंगे, आपके स्केलेटल मसल्स इस्तेमाल हो रहे होंगे, तो उनकी भी ब्लड वेसल्स को ये डायलेट कर देता है ताकि ज़्यादा ब्लड वहाँ जाए और वहाँ से ऑक्सीजन मिल सके और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ से निकाले जा सकें। रेजिस्ट पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड ब्लड प्रेशर बाय कंस्ट्रक्टिंग द स्मॉल आर्टरीज एंड आर्टेरियोल्स इन द स्किन। अब स्किन को जो ब्लड वेसल्स जा रही हैं उन्हें ये सिस्टम कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। कॉन्स्ट्रिक्ट करने से क्या होगा कि स्किन की तरफ ब्लड फ्लो कम जाएगा, क्योंकि अगर आप लड़ाई कर रहे हैं किसी से या एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभी आपको एनर्जी चाहिए स्केलेटल मसल्स को सिर्फ, तो स्किन की वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं ताकि वहाँ ब्लड ना जाए। ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड किधर जाए, स्केलेटल मसल्स के पास जाए, ताकि आपके जो मसल्स हैं वो एक्टिवली यूज़ हो सके, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड कोरोनरी आर्टरीज की तरफ जाए ताकि आपके हार्ट को ज़्यादा ब्लड मिले। इन दिस वे एन इंक्रीज ब्लड सप्लाई इज अवेलेबल फॉर हाईली एक्टिव टिश्यू, स्केलेटल मसल, हार्ट एंड ब्रेन। इन 3 ऑर्गन की तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स इन द सिक्रेटरी ग्लैंड्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड्स थे, सलेवरी ग्लैंड हो गया, हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गए, उसकी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, वहाँ भी ब्लड की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ब्लड किधर जाए, सिर्फ ब्रेन में, ताकि आपका दिमाग काम करे, हार्ट में जाए वो पंप करे एक्टिवली, और स्केलेटल मसल्स में जाए। दिस रेजेस द वॉल्यूम ऑफ ब्लड अवेलेबल फॉर सर्कुलेशन इन डायलेटेड ब्लड वेसल्स, एक्सेलरेट्स ब्लड कोगुलेशन बिकॉज ऑफ वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन इस स्किन की ब्लड वेसल्स की करवाता है, उससे ये ब्लड कोगुलेशन में भी हेल्प करता है। तो ये इफेक्ट्स थे हमारे पास सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। क्या क्या थे, पहली बात रेट और फोर्स ऑफ हार्ट बीट बढ़ा दी, दूसरी बात कोरोनरी आर्टरीज को डायलेट कर दिया, तीसरी बात स्केलेटल मसल्स की ब्लड वेसल्स को भी डायलेट कर दिया, चौथी बात आर्टरीज और आर्टेरियोल्स जो हैं स्किन की उन्हें कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, और पांचवी बात कि ब्लड कोगुलेशन में भी ये हेल्प करता है। अब पैरासिम्पैथेटिक का देखते हैं तो इसका उलट होगा, डिक्रीजेज द रेट एंड फोर्स ऑफ द हार्ट बीट। सिंपैथेटिक ने बढ़ाई तो इसने कम कर दी। कॉन्स्ट्रिक्ट्स द कोरोनरी आर्टरीज, उसने कोरोनरी आर्टरीज को डायलेट करवाया था सिंपैथेटिक ने, तो ये क्या कराएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा। रिड्यूसिंग द ब्लड सप्लाई टू कार्डियक मसल, ब्लड सप्लाई कार्डियक मसल की तरफ कम जाए। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम exerts little or no effect on blood vessels except the coronary arteries. कोरोनरी आर्टरीज के अलावा स्किन की जो आर्टरीज वगैरह हैं वहाँ पे कोई पैरासिम्पैथेटिक का इफेक्ट नहीं होता। इसका इफेक्ट किधर होगा, सिर्फ कोरोनरी आर्टरीज पे, और रेट ऑफ हार्ट बीट को ये कम करेगा। तो ये फंक्शंस थे पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। नेक्स्ट अब हम रिस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं, उस पर क्या इफेक्ट आता है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन
दिस कॉजेज डायलेशन ऑफ द एयरवेज, आपके जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनकी डायलेशन करवा देता है, allowing a great amount of air to enter the lungs at each inspiration and increases the respiratory rate. बेसिकली ये ब्रोंक्यूल्स की डायलेशन कराएगा जिससे ज़्यादा एयर बॉडी में एंटर हो सके और आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ सके. In conjunction with the increased heart rate, the oxygen intake and carbon dioxide output of the body are increased to deal with fight or flight situations. अब आप किसी से लड़ रहे हैं या फिर एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो उसमें ये होगा आपको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं उतनी उसी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर भी आप एक्सहेलेशन में निकाल रहे हैं. तो मेन इसका काम क्या है, रिस्पिरेटरी रेट को ये बढ़ा देता है सिंपैथेटिक सिस्टम. पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करेगा, दिस कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल इन द एयरवे वॉल्स लीडिंग टू ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन. ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा देगा और जो एयर जा रही है लंग्स में उसको कम करेगा जिससे आपका रिस्पिरेटरी रेट कम हो जाएगा. तो सिंपैथेटिक सिस्टम ने रिस्पिरेटरी रेट बढ़ा दिया, पैरासिम्पैथेटिक ने कम कर दिया. नेक्स्ट अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट्स होते हैं. तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का क्या काम है, द लीवर increases conversion of glycogen to glucose making more carbohydrate immediately available to provide energy. एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बॉडी को ये जो स्टोर ग्लाइकोजन होता है लीवर में उसे कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, जिससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है. ये इसका लीवर पे फंक्शन हो गया. द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, पेरिस्टालसिस एंड सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस आर इनहिबिटेड डिलेइंग डाइजेशन ऑनवर्ड मूवमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. बेसिकली आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है उसको ये रोकता है या उसको डिले करता है. तो जो गैस्ट्रिक जूस निकलने थे उसको इनहिबिट कर दिया. पेरिस्टालसिस जो स्मूथ मसल्स की मूवमेंट से खाना आगे पास आउट होना था इंटेस्टाइन की तरफ, उसको ये रोकता है या डिले करता है. और इसी तरह एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को भी ये डिले करेगा. एड्रीनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है कि वो एड्रेलिन और नॉर एड्रेलिन सिक्रेट करे और ये दोनों सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को के इफेक्ट को बढ़ा देते हैं थ्रू आउट द बॉडी. नेक्स्ट इसका यूरिथ्रल एंड एनल स्फिंक्टर पे क्या काम होता है, द मसल टोन ऑफ द स्फिंक्टर्स इज इंक्रीज्ड इनहिबिटिंग मिक्चुरेशन एंड डिफिकेशन. ये बेसिकली मिक्चुरेशन के प्रोसेस को, डिफिकेशन के प्रोसेस को रोकता है. द ब्लैडर वॉल रिलैक्सेस, ब्लैडर वॉल को रिलैक्स कर देता है. द मेटाबॉलिक रेट इज़ ग्रेटली इंक्रीज्ड, और उसका बाद जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है उसको भी ये बढ़ा देता है. तो इसके क्या क्या फंक्शंस थे, लीवर से ये ग्लूकोज बॉडी में लेके आएगा, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये डाइजेशन के प्रोसेस को रोकेगा, एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन को रिलीज़ करवाएगा, मिक्चुरेशन को, डिफिकेशन को रोकेगा और मेटाबॉलिक रेट को ये बढ़ा देता है. अब पैरासिम्पैथेटिक के इसके बिल्कुल उलट फंक्शंस है. लीवर में क्या फंक्शन है, द सिक्रीशन ऑफ बाइल इज इंक्रीज्ड. बाइल क्यों सिक्रीट होता है, वो फैट्स की मल्सिफिकेशन के लिए. आपने खाना खाया तो बेसिकली डाइजेशन के प्रोसेस को इन्हांस करने के लिए ये लीवर को कहता है कि अब बाइल को सिक्रेट कर दें. द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन मोटिलिटी एंड सिक्रीशन आर इंक्रीज्ड टुगेदर विद द रेट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. उसने डाइजेशन को रोका था, ये उसको बढ़ा देता है. उसने एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को रोका था, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को बढ़ा देता है. द पेंक्रियाज, द सिक्रीशन ऑफ पेंक्रियाटिक जूस इज इंक्रीज्ड. पेंक्रियाटिक जूस के भी सिक्रीशंस को ये बढ़ा देता है. यूरिथ्रल एंड एनल स्फिंक्टर, रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर इज accompanied by contraction of the muscle of the bladder wall and micturition occurs. पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ने मिक्चुरेशन के प्रोसेस को रोका था, ये उसको इन्हांस कर देता है. ये पिछली 2 लाइनों में इसका प्रोसीजर लिखा हुआ है, ये मैंने आपको यूरिनरी सिस्टम जब हम पढ़े थे डिटेल में पढ़ाया था. Similar relaxation of the internal anal sphincter is accompanied by contraction of the muscle of the rectum and defecation occurs. In both cases there is voluntary relaxation of the external sphincters. तो बेसिकली ये मिक्चुरेशन और डिफिकेशन के प्रोसेस को इन्हांस कर रहा है, सिंपैथेटिक सिस्टम उसको कम कर रहा था. एड्रीनल ग्लैंड्स पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है. सिंपैथेटिक सिस्टम का था कि वो एड्रेलिन एंड नॉर एड्रेलिन को रिलीज़ करवा रहा था. मेटाबॉलिक रेट को वो बढ़ा रहा था, इसका मेटाबॉलिक रेट पे कोई इफेक्ट नहीं है. तो इन समरी इसका क्या काम है, लीवर से बाइल को सिक्रेट करवाता है, डाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ाता है, पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस निकलवाता है, मिक्चुरेशन करवाता है, डिफिकेशन करवाता है, और उसके अलावा और कोई इसका इफेक्ट डाइजेस्टिव या यूरिनरी सिस्टम पे नहीं है. नेक्स्ट फिर हम आई पे देखते हैं कि आई पे क्या इनका इफेक्ट होता है. सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन
दिस कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रेडिएटिंग मसल फाइबर्स ऑफ द आइरस डायलेटिंग द प्यूपिल। अभी हमने प्यूपिल की बात की थी कि ज़्यादा लाइट पड़े तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो इसी तरह प्यूपिल डायलेट भी कर सकते हैं, अपने साइज़ में बढ़ भी सकते हैं। वो फंक्शन किसका है? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का। ये कब होता है? जब आप एक्साइटमेंट में हो या आप डर में हो, आपको डर लग रहा हो, तो आपको प्यूपिल जो है ऑटोमेटिकली डायलेट हो जाता है। या जब आप अंधेरे में हो, जब लाइट कम है, तो आपको प्यूपिल डायलेट हो जाएगा। ये जो प्यूपिल का साइज़ बढ़ जाएगा, ये किसका काम है? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का। Retraction of the levator palpebrae muscles occurs opening the eyes wide and giving the appearance of alertness and excitement। ये जो levator palpebrae मसल है, ये हमारे eyelid में होता है। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारे eyelids वाइड अपार्ट हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं बिल्कुल। The ciliary muscle that adjusts the thickness of the lens is slightly relaxed, facilitating distance vision। और ये किस में मदद करता है? दूर की नज़र में देखने में हमें ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन मदद करती है। तो इसके 3 काम थे आँख में। पहला काम क्या है? प्यूपिल का साइज़ बढ़ा दिया। दूसरा काम क्या है? आईलेट्स को वाइड अपार्ट कर दिया, दूर दूर हो गया आईलेट्स, आंख आपने वाइड ओपन कर ली। तीसरा ये है कि डिस्टेंस विजन को बेहतर बना दिया या फैसिलिटेट कर दिया। ये तीनों फंक्शंस किसके हैं? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के। पैरासिम्पैथेटिक किसके उलट होंगे? पहला क्या है? दिस कॉन्ट्रैक्ट्स द सर्कुलर मसल फाइबर्स ऑफ द आइरिस कॉन्स्ट्रिक्टिंग द प्यूपिल। प्यूपिल को ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। वो जो दूसरा था सिंपैथेटिक, उसने डायलेट किया था। द आईलेट्स टेंड टू क्लोज गिविंग द अपीयरेंस ऑफ स्लीपीनेस। उसने आईलेट्स को वाइड अपार्ट ओपन कर दिया था सिंपैथेटिक सिस्टम ने, तो पैरासिम्पैथेटिक उनसे क्लोज कर देगा। जैसे इंसान नींद से उठता है या नींद में होता है तो उसके आईलेट्स ऑलमोस्ट क्लोज हुए हुए होते हैं। तो ये काम किसका है? पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन का। द सिली मसल कॉन्ट्रैक्ट्स फैसिलिटेटिंग नियर विजन। ये नज़दीक की जो नज़र है उसमें ये मदद करता है हमें। पैरासिम्पैथेटिक जो सिंपैथेटिक था उसने किसमें की थी? दूर की नज़र में, डिस्टेंस विजन में। तो पैरासिम्पैथेटिक हमें नज़दीक की नज़र में मदद देता है। ये यहाँ डायग्राम है, यहाँ आपको प्यूपिल के मसल्स दिखाए जा रहे हैं। ये हमारे पास वो जो ब्लैक आपको मैंने शुरू में दिखाया था, ये सेंट्रल प्यूपिल है। इसके इर्द गिर्द ये मसल होते हैं गोल गोल, और एक यूँ होते हैं जो इस तरह बाहर की तरफ जा रहे हैं, इसे हम कहते हैं रेडिएटिंग मसल्स। तो जब ये वाले मसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, एक्ट करेंगे, तो प्यूपिल का साइज़ इस तरह छोटा हो जाएगा। यहाँ पे ये वाले मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और ये साइज़ कब छोटा होता है? जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो। इसी तरह ये जो मसल्स हैं, ये जो बाहर की तरफ निकले हुए, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करें तो ये प्यूपिल का साइज़ बढ़ा देते हैं। जैसे कि यहाँ दिखाया जा रहा है कि प्यूपिल का साइज़ बढ़ गया। ये कौन करता है? सिंपैथेटिक सिस्टम करता है। नेक्स्ट स्किन पे देखते हैं क्या इफेक्ट है इन चीज़ों का। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीजेस स्वेट सिक्रीशन लीडिंग टू इंक्रीज्ड हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। पसीना जो है वो आपको ज़्यादा आने लग जाता है, किसकी वजह से आता है? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से, जिससे बेसिकली बॉडी से हीट लॉस हो रही होती है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट्स द इरेक्टल पिलाई द मसल्स इन द हेयर फॉरिकल्स ऑफ द स्किन। स्किन में जो हेयर्स होते हैं उसमें मसल्स होते हैं, उसका नाम क्या है? इरेक्टल पिलाई। उसे कॉन्ट्रैक्ट कराता है जिससे आपके बाल खड़े हो जाते हैं स्किन के। कॉन्स्ट्रिक्ट्स द प्रेफरल ब्लड वेसल्स इंक्रीजिंग ब्लड सप्लाई अवेलेबल टू एक्टिव ऑर्गन्स फॉर एग्जांपल हार्ट एंड स्केलेटल मसल। जो प्रेफरल ब्लड वेसल्स हैं, जो स्किन की ब्लड वेसल्स हैं, ये लेग्स की होगी, वहाँ ये ब्लड फ्लो को कम कर देगा ताकि ज़्यादा ब्लड किस तरफ जाए? हार्ट की तरफ जाए और स्केलेटल मसल की तरफ जाए। देयर इज़ नो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई टू द स्किन। स्किन में कोई पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई नहीं होती, सिर्फ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ही है, जिसका काम क्या है? पसीना ज़्यादा आ जाए, इरेक्टर पिलाई कॉन्ट्रैक्ट कर जाए और प्रेफरल ब्लड वेसल्स को स्ट्रिक्ट कर दें ताकि ज़्यादा ब्लड हार्ट को और स्केलेटल मसल या ब्रेन को मिले। नेक्स्ट यहाँ तक हमारा ये तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक तो ख़त्म हो गया। ये एक नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है, ये अफेरेंट इम्पल्सेस फ्रॉम विज़रा। विज़रा हम किसे कहते हैं? जो भी हमारी कैविटीज़ हैं, जैसे थोरेसिक कैविटी हो गया, उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी हो गया, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो बॉडी के, उनके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? विज़रा। इसमें क्या आ जाएगा? हार्ट आ जाएगा, लंग्स आ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगी, लीवर आ जाएगा, स्टमक आ जाएगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? विज़रा। सेंसरी फाइबर्स फ्रॉम द विज़रा ट्रैवल विद ऑटोनॉमिक फाइबर्स एंड आर समटाइम्स कॉल्ड ऑटोनॉमिक एफेरेंट्स। जो विज़रा हैं, इनसे जो सेंसरी फाइबर्स जा रही हैं, जो स्टमक से जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेन की तरफ जा रही होंगी, उससे हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमिक एफेरेंट्स। द इम्पल्सेस दे ट्रांसमिट आर एसोसिएटेड विद क्या क्या काम होता है? विज़रल रिफ्लेक्सेस।
जो विजरा के जो रिफ्लेक्सेस हैं उन्हें कंट्रोल करता है, यूजुअली एट एन अनकॉन्शियस लेवल, हमें पता भी नहीं होता। ये जो खांसी हमें आ रही होती है, ब्लड प्रेशर जो बैरोरिसेप्टर से कंट्रोल हो रहा है, ये कौन से रिफ्लेक्स कंट्रोल कर रहे हैं? विजरल रिफ्लेक्सेस। और ये किसका पार्ट होते हैं? विजरा की जो नर्व एंडिंग्स हैं उनकी। सेंसेशन ये आपको देते हैं हंगर की, थर्स्ट की, नोजिया, सेक्सुअल सेंसेशन, रेक्टल एंड ब्लैडर डिस्टेंशन, ये सारा काम विजरा की जो अफेरेंट इम्पल्सेस हैं उनका काम है। या विजरल पेन को भी ये स्टिमुलेट करते हैं। विजरल पेन की अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। विजरल पेन में ये होगा कि आपके जो विजरा के स्ट्रक्चर्स हैं, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, उसमें आपको कोई इन्फेक्शन हुई, कोई इन्फ्लेमेशन हुई, तो उससे जो आपको पेन हुआ उसे हम क्या कहते हैं? विजरल पेन। विजरा में जो पेन, विजरा की वजह से हो जो पेन। अ सेंसेशन ऑफ डल पुअरली लोकेटेड पेन इज एक्सपीरियंस्ड व्हेन विजरल नर्व्स आर स्ट्रेच्ड। ये विजरल नर्व स्ट्रेच हो जाएंगे तो तब आपको ये पेन होगा। विजरल नर्व्स अब कौन सी होंगी? जो इन स्ट्रक्चर्स को सप्लाई कर रही होंगी, जैसे स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया एंड सो ऑन। ए लार्ज नंबर ऑफ फाइबर्स आर स्टिमुलेटेड, बहुत ज़्यादा जो फाइबर्स सप्लाई कर रहे हैं इन स्ट्रक्चर्स को वो स्टिमुलेट हो जाए तब आपको पेन होगा। देयर इज़ इस्कीमिया। इस्कीमिया हमारे पास क्या होता है कि ब्लड फ्लो कम हो जाए। एंड लोकल इकोमुलेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स आपके पास जो हैं वो इकोमुलेट हो जाए तब आपको विजरल पेन हो सकता है। द सेंसिटिविटी ऑफ नर्व एंडिंग्स टू पेनफुल स्टिमुलाई इज़ इंक्रीज्ड, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन, या कोई इन्फ्लेमेशन हुई हो तब आपको विजरल पेन हो सकता है। तो ये 3-4 रीजंस थे कि विजरल पेन हमें क्यों होता है। इफ़ द कॉज ऑफ द पेन, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेशन अफेक्ट्स द पाराइटल लेयर ऑफ ए सीरस मेम्ब्रेन, प्लूरा हो गया, पेरिटोनियम हो गया, द पेन इज एक्यूट एंड ईजिली लोकेटेड ओवर द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। ये मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये हमारे पास है थोरेसिक कैविटी, ये उसके नीचे फिर हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी आ जाती है, उसके नीचे फिर हमारे पास पेल्विक कैविटी आ जाती है। तो एब्डोमिनल कैविटी में हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बाद हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है, यहाँ पे आपका वो अपेंडिक्स आ जाता है। अब कोई यहाँ पे अगर पेन होगा ना, मुझे जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में पेन हो रहा है तो मैं सिर्फ ये कहूँगा मुझे एब्डोमेन में पेन हो रहा है, मैं लोकेट नहीं कर सकूँगा कि यार मुझे लार्ज इंटेस्टाइन में मसला है। इसी तरह अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में पेन हो रहा होगा तो मुझे सिर्फ ये महसूस हो रहा होगा कि इस रीजन में पेन हो रहा है, ये मैं महसूस नहीं कर सकूँगा कि किस पार्ट पे हो रहा है। तो जो विजरल पेन होता है ये डल पेन होता है, आपको आइडिया नहीं होता कि किस जगह हो रहा है। आइडिया कब होगा? जब आपकी पाराइटल लेयर जो है वो भी अफेक्टेड हो जाए। हमने पढ़ा था कि पेरिटोनियम एक होती है जो एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स के इर्द गिर्द सीरस मेम्ब्रेन होती है, उसके 2 पार्ट होते हैं, एक विजरल होता है और एक पाराइटल। तो जब उसकी पाराइटल लेयर इन्वॉल्व हो तब आप पेन को लोकेट कर सकेंगे कि पेट के जो पेन है वो किस जगह है। अब आगे इसको पढ़ते हैं। They transmit the impulses to the cerebral cortex where somatic pain is perceived and accurately located. Appendicitis is an example of this type of pain. Initially it is dull and vaguely located around the midline of the abdomen. जैसे ही अगर आपको अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हुई, इनिशियली आपको डल और वेगली पेन होगा कि आप कह रहे होंगे जी मुझे पेट में दर्द हो रहा है, आपको ये नहीं पता कि ये अपेंडिक्स का मसला है। एज द कंडीशन प्रोग्रेसेस द पाराइटल पेरिटोनियम, अब जो पाराइटल पेरिटोनियम जो है ये इन्वॉल्व होगी, बिकम्स इन्वॉल्व, ये जैसे इन्वॉल्व होगी तो एक्यूट पेन इज क्लियरली लोकेटेड इन द राइट इलियक फोसा ओवर द अपेंडिक्स। तो जैसे ही ये इन्वॉल्व होगी पाराइटल पेरिटोनियम, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस जगह पे पेन हो रहा है, इस जगह पे पेन हो रहा है, और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे अपेंडिक्स हमारे पास पड़ा हुआ होता है, तो ये मसला अपेंडिक्स का होगा। तो मेन बात जो आपने समझनी है इस सब की समरी, विजरल पेन होता है डल, आपको अंदाज़ा नहीं होता कहाँ पे हो रहा है, पूरी जो उसकी कैविटी होगी पूरी कैविटी में ही पेन होगा। अंदाज़ा कब होगा? जब वो पैराइटल पेरिटोनियम को इन्वॉल्व करेगा, तब आपको उस लोकेशन पे पता चल जाएगा मुझे इस जगह पेन है, इस जगह पेन है, इस जगह पेन है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर इसमें इन्वॉल्व है। नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा आज का वो है रेफर्ड पेन। इन सम केसेस ऑफ विजरल डिजीज़, इन्हीं विजरल डिजीज़ में ही पेन में बी परसीव टू अकर इन सुपरफिशियल टिश्यूज़ रिमोट फ्रॉम इट्स साइट ऑफ ओरिजिन। मसला मेरा था, लेट्स सपोज हार्ट का मसला था, पर मुझे दर्द फील होता है लेफ़्ट शोल्डर में, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेफर्ड पेन। कि आपको पेन किसी एक विजरल ऑर्गन में था पर वो पेन वहाँ से घूम घूम के किसी और स्ट्रक्चर तक पहुँच जाए, उसको हम क्या कहेंगे? रेफर्ड पेन।
This occurs when sensory fibers from the affected organ enter the same segment of the spinal cord as somatic nerves, for example those from the superficial tissues. ये जो सेकंड पॉइंट है मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ. ये एक बंदा है जिसको हार्ट अटैक शुरू हो गया, तो मसला कहाँ स्टार्ट हुआ, इधर दिल में स्टार्ट हुआ. अब जो दिल से सेंसेशन जाती हैं पेन की, जो यूँ स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर जा रही हैं, तो उन्हीं सेंसेशन के पास हमारे पास नर्व एंडिंग्स हैं जो पेन रिसेप्टर्स की हैं, जो स्किन की होती हैं इस साइड की, वो ये जा रही हैं, उनके साथ साथ ये हार्ट वाली भी जा रही हैं. तो जैसे पेन बढ़ेगा, यहाँ से जो नर्व एंडिंग्स जा रही होंगी ये इसको भी स्टिमुलेट करने लग जाएंगी. ये स्टिमुलेट होंगी तो ये बॉडी को ये इंडिकेशन देगा कि आपको पेन किधर हो रहा है, लेफ़्ट शोल्डर में या लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी में. तो इसको हम क्या कहते हैं, रेफर्ड पेन. इनिशियली पेन किधर है, हार्ट में है, पर यहाँ से आपको फील होगा कि पेन आपको किधर हो रहा है, लेफ़्ट शोल्डर में हो रहा है. तो इसको हम क्या कहेंगे, रेफर्ड पेन. होता क्यों है कि आपके हार्ट में मसला है, जो नर्व्स जा रही हैं बताने के लिए ब्रेन को कि यहाँ कोई मसला है, उसके नज़दीक दूसरी नर्व्स जा रही हैं जो इस हाथ को सप्लाई करती हैं या इस राइट आर्म को सप्लाई करती हैं. तो इन नर्व्स ने इनको भी इन्वॉल्व कर लिया, जिससे बॉडी को ये मैसेज जाने लग गया कि मसला किधर है, इस जगह मसला है. तो आपको पेन किधर होने लग गया, लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी में. तो इसको हम क्या कहते हैं, रेफर्ड पेन. It is believed that the sensory nerve from the damaged organ stimulates the closely associated nerve in the spinal cord, and it transmits the impulses to the sensory area in the cerebral cortex, where the pain is perceived as originating in the area supplied by the somatic nerve. ये वही बात है जो मैंने आपको समझा दी. नेक्स्ट ये है कि कहाँ पे पेन हो और आपको फील किधर होगा. जैसे हार्ट में पेन हो, जैसे वो बढ़ेगा तो आपको बाद में फील होगा जैसे आपको लेफ़्ट शोल्डर में पेन है, तो रेफर्ड पेन किधर हो गया, लेफ़्ट शोल्डर. इसी तरह लीवर है, बाइलरी ट्रैक है, ये किधर होगा, राइट किडनी में होगा, राइट शोल्डर में होगा, और ये इसका भी राइट शोल्डर में होगा. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको राइट शोल्डर में पेन हो रहा है तो इसका मतलब है, हो सकता है रीज़न क्या हो कि आपके लीवर में मसला हो या बाइलरी ट्रैक में मसला हो. इसी तरह जैसे हमारे पास यूट्रस हो गया, तो यूट्रस में अगर कोई मसला है, पेन है, तो वो कहाँ चला जाएगा, रेफ़र हो गए लोअर बैक पे, लो बैक जो हमारी होती है. इसी तरह मेल जेनिटेलिया में कोई मसला है, आपको लो एब्डोमेन में पेन रेफ़र हो जाएगा, आपको पेन इधर महसूस होने लग जाएगा. प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क है कोई, जो हमारी वर्टिब्रे है उसमें से कोई डिस्क ख़राब है, उसका पेन कहाँ रेफ़र हो जाएगा, लेग्स में रेफ़र हो जाएगा. तो ये हमारे पास होता है कि पेन कैसे दूसरी जगह रेफ़र होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, रेफर्ड पेन.